वंदे मातरम। बंधुओं, पिछले दिनों हमने एक श्रृंखला शुरू की थी, शाश्वत समस्याएं या शाश्वत विषय, चर्चा का विषय, जिस पे हमेशा चर्चा होती रहती है। कभी सत्ता पक्ष, कभी प्रतिपक्ष, कभी समाज के गणमान्य लोग, कभी कथित रूप से बौद्धिक वर्ग। हर नुक्कड़, गली, चौराहे, कोई ऐसी जगह नहीं है जहां पर इन तीन विषयों पर चर्चा ना होती हो। और मजेदार बात बताएं, हम लोग पढ़ते थे, सिविल सर्विसेज में दे रहा था संकल्प में, उस समय संजीव वर्मा सर इकोनॉमिक्स पढ़ाते थे, अब तो वो रहे नहीं, और वो संकल्प के फाउंडर मेंबर भी थे। तो पॉलिसीज, गवर्नमेंट की पॉलिसीज वो पढ़ा रहे थे, और फिर पढ़ाते पढ़ाते उन्होंने कहा कि जो पॉलिसीज हैं वो बहुत इफेक्टिवली इंप्लीमेंट नहीं हो पाती हैं, तो आप लोग कुछ सजेशन दीजिए जिससे पॉलिसीज को ज्यादा इफेक्टिव बनाया जा सके। और जैसे ही उन्होंने कहा, पूरा का पूरा क्लास बोलने को एकदम तत्पर हो गया कि अब आंसर कर दें। फिर उन्होंने एक पॉज लेके और फिर तुरंत बोला, करप्शन को छोड़ के। पूरी क्लास में सन्नाटा था। हमारी सोच और मानसिकता ऐसी है कि हम करप्शन के इर्द गिर्द ही सारी समस्याओं को ढूंढ लेते हैं कि सरकारी तंत्र में चूंकि करप्शन है इसलिए सरकारी योजनाएं इंप्लीमेंट नहीं हो पाती हैं। और ऐसा हम करते क्यों हैं भाई? देखिए, हर व्यक्ति, हम में से कौन करप्ट नहीं है? हमने निश्चित कर रखा है कि भाई ये करप्ट है, वो करप्ट है, और हम देखिए, हमारे कई सारे अगर कहा जाए शिक्षण संस्थान हम चलाते हैं, और एक शिक्षण संस्थान जहां हम बैठ के ये चर्चा वार्ता कर रहे हैं, ए रेजिडेंशियल लोकेलिटी में है, जहां पे इस तरह की एक्टिविटीज प्रोहिबिटेड है। तो क्या ये करप्शन नहीं है? तो अगर कहा जाए तो सबसे पहला करप्ट कौन? मैं, क्योंकि मैं भी नियमों का उल्लंघन कर रहा हूं। इस सोसाइटी में रहने वाले एक दो नहीं, 100% लोग करप्ट हैं। कैसे? जो नॉर्म्स हैं, रूल्स हैं, रेगुलेशन है कि भाई आप अपनी बालकनी कवर नहीं करा सकते, सबकी बालकनीज कवर है। आप शेड नहीं डलवा सकते, सबने शेड डलवा रखे हैं। आप पेट रखेंगे तो आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, किसी का रजिस्ट्रेशन नहीं है। पेट से रिलेटेड जो भी समस्याएं हैं उसके निस्तारण का एक विधि, एक नियम है, उस नियमों का कोई पालन नहीं करता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हम, जैसे होता क्या है कि जैसे अगर हम पार्लियामेंट की कार्रवाई देखते हैं या सुनते हैं पक्ष विपक्ष की बातें, तो विपक्ष हमेशा जो है पक्ष पर एक आरोप लगाता है कि सत्ता पक्ष अलोकतांत्रिक हो गया है, अनपार्लियामेंट्री तरीका है इनका सरकार चलाने का। अर्थात जो हमारे हित में नहीं होता है, हमारे एस्पिरेशंस, हमारे जो, अगर हम कहें कि हमारी जो इच्छाएं हैं, या जो हमारा एक कहते हैं ना कि हमारा एक हमारी जो नीड्स हैं उसको ग्रेटिफाई नहीं करता है, हमारे ईगो को सेटिस्फाई नहीं करता है, उसको हम बड़ी आसानी से अलोकतांत्रिक कह देते हैं, गलत कह देते हैं, अनपार्लियामेंट्री कह देते हैं, असंसदीय कह देते हैं। क्यों? क्योंकि वो चीजें हमारे अनुसार नहीं हो रही हैं। फिर अगर उल्टा होता है, वो सत्ता में जाते हैं तो वो सब वही काम करते हैं, और फिर जो सत्ता पक्ष वाला विपक्ष में जाता है वो दोषारोपण करने लगता है। कहने का तात्पर्य यह है कि जो हमें पसंद नहीं है वो सब गलत है, जो हमारे हित में नहीं है वो करप्शन है, और जिससे हमारा हित सध रहा है, हम जिस चीज से अपना हित साध पा रहे हैं, वो सब ठीक है। तो करप्शन कोई एक विशेष अलग से कोई एक्शन एक्टिविटी नहीं है, हमारी दिनचर्या का हिस्सा है। हम दिन में कई बार करप्ट होते हैं, लेकिन नहीं, हमने एक पैरामीटर बना लिया है
किसी ने पैसे लिए हैं तो भाई मॉनेटरी करप्शन इज अ वन फॉर्म ऑफ करप्शन। देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ, अगर हम कहें कि करप्शन का कोई एक ऐसा थोड़ा है कि भाई जो पैसा लिया है वही करप्शन है। एथिकल करप्शन, मॉरल करप्शन, सोशल करप्शन। भाई हम केवल अब देखिए टैक्स चोरी करने के चक्कर में लोग पड़ जाते हैं। जैसे ही अब मार्च का महीना आता है, लोग अपना कोई इधर कर रहा है, कोई उधर कर रहा है। कुछ लोग सही रास्ते अख्तियार करते हैं, कुछ लोग जैसे भी हो। तो टैक्स चोरी करना क्या करप्शन नहीं है? तो कहने का तात्पर्य यह है कि अगर देखा जाए तो मोटा मोटी 95% लोग करप्ट हैं। बाकी जो 5% बचे, उनमें से 4.99% लोग करप्ट इसलिए नहीं है क्योंकि उनको मौका नहीं मिला है। ऐसा कुछ करने का मौका ही नहीं मिला है कि वो करप्ट हों। और वो इंग्लिश में एक कहते हैं कि मतलब वैसे थोड़े शब्द अच्छे नहीं है, इसलिए बस वो लास्ट में कहते हैं ना कि भाई लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी, मौका नहीं मिला है इसलिए कोई सन्यासी बना हुआ है या विदुषी बना हुआ है, बनी हुई है, क्योंकि मौका नहीं मिला है। अब 0.01% लोग जो करप्ट नहीं हैं वो कौन है? ये वो लोग हैं जिनकी वजह से ये सृष्टि है। अगर 100% लोग करप्ट हो जाएं तो जाहिर सी बात है कि भाई किसी भी चीज का एक तरफ हो जाना सृष्टि में विकार उत्पन्न करेगा और सृष्टि समाप्त हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। तो वो 0.01% लोग कौन है? एक कहानी सुनाता हूं मैं आपको। किसी गांव में बहुत सारे धार्मिक लोग रहते थे। मूल रूप से वो ब्राह्मणों का गांव था और सारे विद्वान ब्राह्मण रहते थे। आसपास के गांव में यजमानी करके अपना जीवन निर्वाह करते थे। पूजा पाठ, हवन पूजन रोज का उनका दिनचर्या था। एक बार किसी परिवार में किसी बालक की शादी हुई और जो नई ब्याहता आई, चूंकि पुराने समय में घरों में शौचालय आमतौर पर नहीं हुआ करते थे, होते भी थे तो काफ़ी बाहर होते थे। रात को हवन वगैरह आंगन में हुआ था और जो नवविवाहिता थी उसको पता नहीं था क्या कि भाई शौचालय कहाँ है। बाहर चूंकि डर के मारे गई नहीं तो उसने आंगन में ही निवृत्त हो लिया। सुबह घर वाले उठे तो देखते क्या है कि जो समिधा बची थी वो सब सोने की हो चुकी थी। अब ये बात गांव में बहुत तेजी से फैली। वो गांव विद्वानों का था। अब पुरोहित थे, यजमानी करके अपना जीवन निर्वाह करते थे, तो आर्थिक स्थिति कोई बहुत अच्छी नहीं थी। अब जैसे ही ये बात संज्ञान में आई, सारे घरों ने यही काम शुरू कर दिया। धीरे धीरे करके सबके घर में स्वर्ण भंडार का एक तरह से ढेर लग गया स्वर्ण का। उस गांव में एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी रहते थे। ब्राह्मणी भी जिद करने लगी। ब्राह्मण ने कहा कि नहीं, बाकी लोग जो कर रहे हैं उनको करने दो, हम जैसे थे वैसे प्रसन्न हैं, सुखी हैं, अधिक धन का करेंगे क्या। खैर वो परिवार वैसे ही रहने लगा। बाकी लोग पूरा लैविश लाइफ जीने लगे, मदिरा पान करना आम बात हो गई, और भी तरह के व्यसन पालने लगे लोग। गांव का माहौल अब पहले जैसा नहीं रहा, अब विद्वता समाप्त हो गई, लोग भोग विलास में लिप्त हो गए। एकमात्र वो परिवार था जिसमें वो दंपति रहता था और वो उतना ही गरीबी में जीवन निर्वाह कर रहा था। एक दिन ब्राह्मणी बहुत ज्यादा आग्रह करने लगी तो उस वृद्ध ब्राह्मण ने कहा कि देखो, हम तुम्हें क्यों रोक रहे हैं,
हम तुम्हें इसलिए रोक रहे हैं कि ये जो पूरा गांव तुम देख रही हो जिसकी वजह से बचा हुआ है, वो एक तुम्हारा परिवार है। इसी एक परिवार की वजह से, तुम्हारे और हमारी वजह से ये गांव बचा हुआ है। अगर हम भी उसी रास्ते पे चल पड़ेंगे तो ये गांव तुरंत नष्ट हो जाएगा। ब्राह्मणी को विश्वास नहीं हुआ। उसने कहा अच्छा, इसको सिद्ध करके दिखाओ। उस ब्राह्मण ने कहा कि ठीक है, चलो सामान अपना बांध लो और हम लोग गांव से चलते हैं। जैसे ही वो दोनों गांव की सीमा से बाहर निकले ही थे कि अचानक से पूरे गांव में आग लग गई और पूरा का पूरा संपूर्ण गांव जो है नष्ट हो गया, कुछ नहीं बचा। ब्राह्मणी बहुत आश्चर्य भाव से देखती रही और फिर दोनों चल दिए। आगे आगे ब्राह्मण चलता जा रहा था, पीछे पीछे ब्राह्मणी चलती जा रही थी। थोड़ी देर बाद महिला ने नोटिस किया कि जो उसके पति हैं वो अपने पैर के अंगूठे से कुछ दबाते जा रहे हैं मिट्टी में। तो थोड़ी देर तो वो देखती रही, फिर उसने पूछा कि अभी आप कर क्या रहे हैं, ये क्या दबा रहे हैं मिट्टी में। तो ब्राह्मण ने कहा कि ऐसा है कि ये रास्ते पे स्वर्ण मुद्राएं बिखरी हुई हैं और मैं नहीं चाहता कि तुम्हारा ध्यान इस पे जाए और फिर ध्यान भटक जाए, इसलिए मैं इसको मिट्टी में दबा रहा हूं। तो उस स्त्री ने कहा कि अच्छा, बड़े आश्चर्य का विषय है कि इतने विद्वान और ज्ञानी होने के बावजूद आप अभी तक ये ना समझ पाए, अभी भी आपको मुद्राएं स्वर्ण की दिख रही हैं। हमारे लिए तो ये बड़ा आश्चर्य का विषय है। मुझे तो कहीं स्वर्ण नजर नहीं आ रहा, आपको ये मुद्राएं अभी स्वर्ण की नजर आ रही हैं। सत्य का एक प्रत्यक्ष, एक कहते हैं कि इतना बड़ा एक कहते हैं सत्य देखने के बाद भी अभी आपको स्वर्ण दिख रहा है। तो 0.01% में ये लोग हैं जिनकी वजह से व्यवस्था बची हुई है, ये सृष्टि बची हुई है जिसमें हम रह रहे हैं। हम करप्शन पे चर्चा कर रहे हैं, बातें। एक और घटना ध्यान में आ रही है। बात उस समय की है जब कबीर, काशी नरेश एक बार कबीर के पास से गुजरे तो उन्होंने कबीर से कहा है, कबीर सुना है कि तुम्हारा बेटा कमाल तुमसे भी ज्यादा ओजस्वी और तेजस्वी है, सन्यासी है। तो कबीर ने कहा अब इसके बारे में मैं तो कुछ नहीं बता सकता, आप खुद ही अगर कभी उधर जाना हो तो देखिएगा। अब राजा है, बात आई गई हो गई। एक दिन अचानक उधर से गुजरे तो देखे कि कमाल जो है अपने घर के दरवाजे पे झोपड़ी थी, बैठ के कुछ कर रहा था। तो राजा ने कहा कि उसका सोचा कि इसको कैसे, इसकी परीक्षा कैसे ली जाए। तो उन्होंने एक बड़ा सुंदर सा हीरा निकाला और कहा कि ये तुम्हारे लिए है। तो उसने कहा कि अच्छा ठीक है, अभी तो हम थोड़ा व्यस्त हैं, आप ऊपर जो है छप्पर जो होता है, उन्होंने कहा कि छप्पर में डाल दीजिए आप। राजा ने उसमें डाला और चले गए। आई गई बात भूल गई। राजा को फिर एक दिन कबीर मिले तो राजा को बात अचानक से जो है ध्यान आ गया। तो राजा ने कहा कि भाई आप तो कहते थे कि भाई लड़का तो बड़ा वो है, उसको हमने हीरा दिया और उसने रख लिया, जबकि हमने कभी आपको देने की कोशिश की तो आप मिट्टी और पत्थर करके फेंक देते हैं। तो कबीर ने राजा से कहा कि क्या आपने उसके हाथ में दिया था? राजा ने कहा नहीं, वो कुछ कर रहा था और उसने कहा कि ऐसे ऐसे वहां रख दीजिए। तो कबीर ने कहा ठीक है, फिर कभी जाना हो तो पूछिएगा कि क्या किया उस हीरे का। फिर कुछ दिन बाद राजा उधर से गुजरे तो उन्होंने पूछा कि भाई कमाल, वो हमने हीरा दिया था उसका क्या किया? तो कमाल ने कहा हीरा दिया था, मुझे कुछ ध्यान नहीं आ रहा है। तो राजा ने कहा कि यार तुम तो झूठा भी है। तो राजा याद दिलाने लगे कि उस दिन आया था मैं और तुम कुछ कर रहे थे, फिर हमने कहा तो तुमने कहा कि वहां रख दो। तो कमाल ने कहा हाँ हाँ ध्यान आया, तो फिर आपने जहां रखा था वही होगा। तो राजा ने उसमें हाथ डाला तो सही में वही रखा हुआ था।
राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने कमाल से पूछा कि भाई तुम्हारे पिताजी तो जब कभी हम उनको कुछ देने की कोशिश करते हैं तो वो पत्थर कह के और मिट्टी कह के फेंक देते हैं। तो कमाल ने कहा कि देखिए, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है भाई, मिट्टी यहां भी है, मिट्टी वहां भी है, पत्थर यहां भी है, पत्थर वहां भी है। अब जहां जहां पत्थर और मिट्टी है वो है वहां, हर जगह मैं जाकर उठा के फेंक तो नहीं सकता ना। तो कहने का तात्पर्य यह है कि भाई अगर आप कह रहे हैं कि ये मिट्टी है और कह के फेंक रहे हैं, मतलब क्या है कि हीरा आपको हीरा नजर आ रहा है, हीरा आपको हीरा नजर आ रहा है, तभी आप ये कह रहे हैं क्योंकि आपको डर है, आपको अपने पे भरोसा, अपने पे विश्वास नहीं है। आपका मन अभी भी इस उलझन में है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये हमको अपने पथ से भ्रमित कर दे। लेकिन जिस व्यक्ति को पत्थर, मिट्टी और हीरे में अंतर ही नहीं रह गया है, उसको अब क्या लालच, क्या लोभ। तो कहने का तात्पर्य यह है कि यही वो 0.01% लोग हैं जिनकी वजह से मानवता बची हुई है, समाज बचा हुआ है, ये तंत्र बचा हुआ है, ये सृष्टि बची हुई है। जो हमें कभी कभार मिल भी जाते हैं या नहीं भी मिलते हैं, लेकिन सृष्टि उन्हीं के वजह से है। नहीं तो बाकी अगर हम भ्रष्टाचार की बात करें तो कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है कि जो ये कह दे कि वो भ्रष्टाचारी नहीं है। किसी भी प्रकार का उसने भ्रष्टाचार नहीं किया है। जीवन के किसी न किसी मोड़ पे, किसी न किसी तरह से हम कहीं न कहीं इस प्रकार के कृत्यों में लिप्त हैं और इसको हम डिफेंड भी कर लेते हैं कि भाई ये तो जीवन के लिए, इसके बिना तो संभव ही नहीं है, तो इसके बिना तो ये नहीं है, हम गृहस्थ लोग हैं, परिवार कैसे चलेगा। तमाम तरह के आर्गुमेंट हैं, लॉजिक हैं जो हम देते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि दाग धुल जाते हैं। दाग रहते हैं, हम उस पर एक दूसरा लेयर चढ़ा देते हैं अपने आर्गुमेंट का, अपने कुतर्क का, और जस्टिफाई कर ले जाते हैं कि नहीं नहीं ये ठीक है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जैसे कांट ने कहा था कि गुडविल, शुभ, जब बात हुई शुभ की कि शुभ क्या है, तो उसने कहा गुडविल, यानी कि इंटेंशन। आपका जो एक हम कहें नियत, जो भी कार्य कर रहे हैं उसको करने के पीछे नियत क्या है, वही शुभ है। अगर नियत ठीक है तो शुभ है, नियत गलत है तो अशुभ है। उसका परिणाम क्या आएगा, हो सकता है हम किसी की प्राण बचाने जा रहे हो और वो गलती से उसकी हत्या हो जाए हमसे, तो इसका अर्थ ये नहीं है भाई कोर्ट अपना जजमेंट देगा, हो सकता है आपको पनिशमेंट भी हो, लेकिन मॉरली आप दोषी नहीं हैं क्योंकि आपकी नीयत साफ थी, आपका इंटेंशन फेयर था। वैसे ही भ्रष्टाचार है, आपको मौका मिले और आप ना करें, यह आवश्यक है। मौका मिलना आवश्यक है, मौका नहीं मिला तो फिर क्या भाई, टेस्ट तो प्रेशर कंडीशंस में ही होते हैं। अगर आपको मौका मिल रहा है और फिर भी देखिए, सामाजिक जीवन में कई बार ऐसे मौके हमारे जीवन में भी आए, लोगों ने बड़े बड़े ऑफर किए, हमने कई बार सोचा कि मौके का लाभ उठाया जाए, लेकिन एक इनर कॉन्शियस होता है। हम उस लेवल पे, देखिए हम ये नहीं कहते कि हम करप्ट नहीं हैं, हम भ्रष्टाचारी नहीं हैं। हमने तो सबसे पहले कहा कि सबसे पहला तो मैं, क्योंकि जो नॉर्म्स है उसके अनुसार हम आप जहां बैठ के सारी बातें कर रहे हैं, सारा ज्ञान दे रहे हैं, वही भ्रष्टाचार की, मतलब हम भ्रष्टाचार की नींव पे बैठ के ही ये सारी बातें कर रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि किसी दूसरे को कुछ कहने से पहले
दूसरे में कमी निकालने से पहले हम ये कहते हैं कि ये अधिकारी चोर है, वो नेता चोर है। हम नहीं चोर हैं, हम भी चोर हैं। तो हमें ये देखने की आवश्यकता है कि राष्ट्रहित में क्या है। यहां मूल विषय ये आ जाता है कि राष्ट्र के हित में जो है उसमें हम शामिल हैं कि नहीं हैं। बाकी अगर हम बहुत बारीकी से इसका अगर स्क्रूटनी करेंगे, इवैल्यूएशन करेंगे, मूल्यांकन करेंगे, तो फिर बड़ा मुश्किल है। ये जीवन आप पे बोझ हो जाएगा अगर आप एक कहे कि बहुत मर्यादा वाले व्यक्ति हैं। तो मेरा मानना है, जो कि मैं हमेशा इस बात को मानता हूं, कि जो समाज के हित में है, जो राष्ट्र के हित में है, अगर उस एक कहें कि अभियान में हम भी शामिल हैं, उसमें हमारी भी आहुति है, तो ठीक है। बाकी भ्रष्टाचार मुक्त व्यक्ति मिलना ईश्वर मिलने के समान है, और वो ईश्वर ही है। उसमें और ईश्वर में कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। ईश्वर का वो पृथ्वी पर प्रतिनिधि है, तो वो जहां भी है हम उसका सम्मान करते हैं। लेकिन ओवरऑल जो राष्ट्रहित में है, अभी जैसे हम बात कर रहे हैं, अभी जैसे इलेक्शंस आने वाले हैं, या अभी देखिए ये किसानों का आंदोलन चल रहा है, मर्सिडीज और BMW की लाइन लगी हुई है, 6000 ट्रैक्टर लेके आए हैं, ये बात कर रहे हैं कि लोन माफ कर दे। भाई आपने लोन लिया है, कर्ज लिया है, कुछ करने के लिए लिया होगा। अब आप पैसे खा गए, शराब पी गए, और अब आप कह रहे हैं माफ किया जाए। ये क्या है? भ्रष्टाचार नहीं है? वो जो नेतागण हैं उनका जीवन यापन कैसे होता है? इतने लग्जरी में कैसे रहते हैं? भाई ये बिचौलिए हैं, दे आर लाइजनर्स। किसान इसमें क्यों आएगा? तो अभी इलेक्शंस आएंगे, बहुत सारे लोग एक दूसरे पर ये इसने ये खाया, वो पिया, खाया पिया एक तरफ, बाकी राष्ट्र निर्माण में किसकी सहभागिता कितनी है, ये परखना ज्यादा आवश्यक है। तो आज हम इस विषय को कंक्लूड कर रहे हैं। अगला जो विषय होगा इस श्रृंखला का, वो महंगाई, एक और शाश्वत विषय जिस पे चर्चा करना सबको, हर व्यक्ति को आनंद देता है और इस पे खूब चर्चा की जाती है। तो अगला विषय महंगाई रहेगी। आज भ्रष्टाचार को हम कंक्लूड कर रहे हैं। हमारा विचार जो था हमने आपके सामने रखा। हाँ, हो सकता है कि आप इस सहमत ना हो, आपके अपने तर्क हो सकते हैं, लेकिन जो हमने सोचा वो हमने आपके सामने रखा, और इस पर भी एक बार विचार कीजिएगा, कुछ तो सच्चाई दिखेगी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।